हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज शालिनी। आज हम आपको हिडम्बा मूवी के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक जंगल देखते हैं जहां एक लड़का और उसके पापा कहीं जा रहे हैं। वो लड़का अपने पापा से पूछता है कि इन वृक्षों को पानी कौन देता है। तब उसके पापा बताते हैं कि इन्हें बारिश का पानी मिल जाता है। फिर वो पूछता है कि छोटे जानवर और बड़े जानवरों को खाना कहाँ से मिलता है। तब वो बताते हैं कि छोटा जानवर घास खाते हैं और बड़े जानवर छोटे जानवरों को खा जाते हैं। तब लड़का पूछता है कि पापा भूख क्या है। तब वो बताते हैं कि भूख ही भगवान है। जब एक जानवर को भूख लगती है तो दूसरे जानवर की ज़िंदगी खत्म हो जाती है। और ये बात बताते हुए वो अपने बेटों को एक बहुत अजीब सा मास्क पहना देते हैं। हमें न्यूज़ में दिखाया जाता है कि हैदराबाद में कुछ दिनों से 16-17 लड़कियां गायब हो गई हैं और इस वजह से शहर में हंगामा हो रहा है। आगे हम देखते हैं एक लड़की हाईवे से कहीं जा रही है और उसकी गाड़ी रास्ते में पंचर हो जाती है। अब वो लड़की कैब बुक करके इंतज़ार कर रही होती है। वहीं उस लड़की को कोई झाड़ियों के पीछे से मास्क पहने देख रहा है और पीछे से उस पर अटैक करके उसे किडनैप करके ले जाता है। अब सीएम मीडिया के सामने अपनी सफाई दे रहे होते हैं। वहीं उनका पीए एक चिट लेके आता है जिसमें लिखा था कि एक और लड़की का किडनैप हो गया। सीएम वहां से तुरंत उस लड़की के माता पिता से जाकर मिलते हैं और उस लड़की को ढूंढने के लिए थोड़ा टाइम मांगते हैं। अब हम अभय को देखते हैं जिसे कमिश्नर ने ऑफिस बुलाया है और अभय ही इस केस को देख रहा है। कमिश्नर बताते हैं कि अब इस केस में आद्या तुम्हारी हेल्प करेगी। तो आद्या इस केस से रिलेटेड सारी डिटेल्स पूछने लगती है। अभय बताता है कि रिसेंटली किडनैप हुई लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ बर्थडे पार्टी में गई थी। वहाँ उसके बॉयफ्रेंड ने उसके साथ मिसबिहेव किया जिससे वो पार्टी छोड़कर वहाँ से आ गई। वहीं हमारा सस्पेक्ट था। जब मैं इससे इंक्वायरी करने के लिए गया तब हमारे सीनियर ऑफिसर की कॉल आ गई थी और उन्होंने मुझे उससे पूछताछ करने के लिए मना कर दिया। आद्या बताती है कि किडनैपिंग की रात में उस लड़की का बॉयफ्रेंड अपने फार्म हाउस पर था। वहाँ उसके फ्रेंड ने बर्थडे पार्टी रखी थी और उसका सीसीटीवी हमारे पास है, तो वो उस लड़की का किडनैप नहीं कर सकता। अब हम देखते हैं कि एक लड़का एक लड़की को बहुत बुरी तरह खींच के ले जा रहा है। आद्या और अभय अब सबसे पूछताछ करने लगते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि अभय और आद्या पहले से ही एक दूसरे को जानते थे। वो एक ही एकेडमी से ट्रेनिंग लेकर साथ में ही पुलिस में आते हैं और एक दूसरे को पसंद करते थे। अब आद्या को इन्वेस्टिगेशन करते हुए समझ आता है कि किसी भी लड़की का स्पॉट पर सेलफोन नहीं मिला है। वो सभी लड़कियों का फ़ोन ट्रैकिंग पर लगवा देती है कि लास्ट टाइम उनका फ़ोन कब ऑन हुआ था। आद्या को एक सेलफोन शॉप का एड्रेस मिलता है तो ये लोग वहाँ इंक्वायरी के लिए जाते हैं। वहाँ उसे एक फ़ोन मिलता है जो एक विक्टिम का था और उस फ़ोन से बहुत बार कार्तिक हॉस्पिटल में कॉल की गई थी। अब ये लोग हॉस्पिटल पर नज़र रखने लगते हैं और एक आदमी को भेजकर वहाँ के कंप्यूटर में बग इंस्टॉल करा देते हैं जिससे उन्हें पता चलता है कि कार्तिक हॉस्पिटल एक डार्क वेब पर भी काम करता है जहाँ से हॉस्पिटल को बॉडी पार्ट्स के ऑर्डर आते हैं। वह आद्या को अभी एक्शन लेने के लिए मना करता है कि सीनियर्स हम पर प्रेशर डालेंगे और जब तक हम एक्शन लेंगे ये हॉस्पिटल वाले सारे प्रूफ मिटा देंगे। अब कार्तिक हॉस्पिटल का ऑनर एक बोआ नाम के आदमी को फ़ोन करता है और कहता है कि हमारे पास ह्यूमन बॉडी पार्ट्स के बहुत सारे ऑर्डर्स आ चुके हैं, तुम कब तक अपना काम कंप्लीट कर रहे हो। और ये सारी बातें पुलिस भी सुन लेती है जिससे उन्हें कंफर्म हो जाता है कि सारी किडनैपिंग में कार्तिक हॉस्पिटल वालों का हाथ है। अब पुलिस बोया के बारे में इन्वेस्टिगेशन करती है। तब उन्हें पता चलता है कि बोया बहुत ही ब्रूटल इंसान है। वो किसी को भी मार सकता है और उन्हें सुनने में आता है कि ये इंसानों का खून भी पीता है। यहाँ पुलिस को पता चलता है कि वो एक काला बंडा नामक जगह पर रहता है और यहाँ सारे क्रिमिनल्स ही रहते हैं। यहाँ पर पुलिस भी नहीं जा पाती। वो आदमी पुलिस वालों को ऐसे इंसान से मिलाने के लिए बोलता है जो काला बंडा जगह को बहुत अच्छे से जानता है और वो आदमी एक बच्चे के साथ अभय को अंदर भेज देता है। वहाँ उसका गेट पर सामान चेक होता है और उसे अंदर जाने की परमिशन मिल जाती है। अब वो बच्चा अभय को बोया की गली में ले आता है। वहाँ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे और अभय भी अपनी गेंद देकर बच्चों के साथ क्रिकेट खेलने लगता है और उस गेंद में एक कैमरा लगा था। अभय उस गेंद को बैट से बोया के घर के अंदर फेंक देता है। उन्हें कैमरे के द्वारा उस घर में दिखता है कि वहाँ काफ़ी सारी लड़कियाँ बंधी हैं। ये सब आद्या अपनी वैन में देख रही थी और अभय को अपडेट दे रही थी। अब अभय गेंद के बहाने से बोया के घर में घुस जाता है जहाँ उसे एक लड़का देख लेता है और इन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है और बोया अपने लोगों के साथ अभय पर हमला करने लगता है और उस बच्चे को भी मारने के लिए बोलता है क्योंकि उसी बच्चे के साथ अभय अंदर आया था। तो अभय उस बच्चे को लेकर वहाँ से भागने लगता है
और उसको कालाबंडा के गेट के बाहर निकाल देता है। फिर वापस आकर अभय बोया के लोगों से लड़ता है और हमें यहाँ बहुत भयानक फाइट दिखाई जाती है, जिसमें अभय सबको बहुत मारता है और अरेस्ट कर लेता है और बोया को हॉस्पिटल में एडमिट करा देता है। अब सीएम मीडिया के सामने सारी बातें बताते हैं कि कैसे कार्तिक हॉस्पिटल वाले किडनैपिंग करा के बॉडी पार्ट्स को सेल करते थे। कार्तिक हॉस्पिटल का ऑनर एक सीनियर ऑफिसर के पास कॉल करता है कि बोया को हॉस्पिटल से बाहर निकालो। तो ऑफिसर बोलता है कि जब बोया को होश आ जाएगा मैं खुद उसे वहाँ से भगा दूंगा और अभी बोया कोमा में है। मूवी में हमें दिखाते हैं कि आद्या अभय को घर छोड़ने जाती है, तो अभय उसको अपने घर आने के लिए बोलता है। वहाँ जाकर आद्या देखती है कि उसके रूम में सिर्फ अभय और आद्या की ही फ़ोटो लगी है और आद्या अभय से गले लग जाती है। यहाँ सीन चेंज होता है और हम देखते हैं एक लड़का और उसके पापा रोड के किनारे कहीं जा रहे थे। वहीं एक लड़की खड़ी थी। वो लड़का उस लड़की से बोलता है कि आप मेरे पापा का ध्यान रखना, मैं खाने के लिए ब्रेड ले आऊँ। वो लड़का रोड पर इधर उधर देखने लगता है और सीटी बजाकर इशारा करता है। अब वो आदमी उस लड़की पर हमला कर देता है और उसे किडनैप करके ले जाता है। अब विद्या आराध्या को कॉल करके बताती है कि एक और लड़की का किडनैप हो गया है और हमें यहाँ समझ आता है कि बोया के अलावा भी कोई और किडनैपिंग कर रहा है। और ये बात बताने के लिए आद्या तुरंत कमिश्नर के पास जाती है, तो कमिश्नर बहुत गुस्सा करता है और कहता है कि आप दोनों ने सही से इस केस पर काम नहीं किया। आद्या ये सब सुनकर बहुत परेशान होती है, तो अभय आद्या को समझाता है और कहता है कि हमें फिर से अपने केस पर फोकस करना चाहिए। अब आद्या को यहाँ समझ आता है कि जिन भी लड़कियों का किडनैप हुआ है उनमें से सभी ने रेड ड्रेस पहनी थी और किडनैपर सिर्फ रेड ड्रेस वाली लड़कियों को ही किडनैप कर रहा था। किडनैपर ऐसा क्यों कर रहा था इसको जानने के लिए आद्या और अभय साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, जो बताता है कि कुछ लोग अलग अलग कलर से अफेक्ट होते हैं और इस केस में किडनैपर रेड कलर से अफेक्ट हो रहा है और उसे कलर के अलावा कोई दूसरा कलर नहीं दिखाई देता। शायद उसे कलर ब्लाइंडनेस है। अब अभय और आद्या कमिश्नर को सारी बातें बताते हैं और कहते हैं कि वो किडनैपर कलर ब्लाइंड है। आद्या एक प्लान बनाती है। ये अपने ही फीमेल कांस्टेबल को रेड कलर की ड्रेस पहनाकर अलग अलग एरियाज में खड़ा कर देती है। जब किडनैपर इन्हें किडनैप करने आएगा तो हम उसे पकड़ लेंगे। एक जगह वही लड़का और उसके पापा बैठे हैं। वो लड़का बोलता है कि पापा मुझे भूख लग रही है, तो उसके पापा बोलते हैं कि तुम सही समय का इंतज़ार करो, शिकार हमेशा सही वक्त देखकर करना चाहिए। अब इन लोगों को ऐसे ही 4 दिन हो जाते हैं पर किडनैपर किसी को किडनैप नहीं करता। तो आद्या सबको कॉल करके कहती है कि आप सभी अपने घर चले जाओ। दिव्या भी अपने घर जाने लगती है। वहीं गाड़ी से उतरते हुए पुलिस वाला बोलता है कि दिव्या तुम्हारी जैकेट फट गई है। तो दिव्या अपनी जैकेट उल्टी कर लेती है और दिव्या को किडनैपर किडनैप कर ले जाता है। अब कमिश्नर अभय और आद्या पर बहुत गुस्सा होता है और बोलता है कि जब तुम अपने लोगों को नहीं बचा पा रहे हो तो आम लोगों को कैसे बचाओगे, और तुम्हारी थ्योरी भी बेकार है कि किडनैपर रेड कलर वालों को टारगेट कर रहा है, बल्कि उस दिन दिव्या ने ब्लू कलर की जैकेट पहनी थी। जब आद्या घर पर जाती है तब उसे अपनी जैकेट देखकर याद आता है कि वो डबल साइड जैकेट है जिसके अंदर रेड कलर है, और ये बात आद्या पुलिस ड्राइवर से भी कंफर्म करती है। अब आद्या उसी स्पॉट पर पहुंचती है और इन्वेस्टिगेशन करती है। उसे झाड़ियों के पीछे से आवाज़ आती है। जब वो देखती है तो उसे वहाँ वही लड़का और उसके पापा इंसान का मांस खाते हुए दिखते हैं और ये सीन केरला 1999 का होता है। मतलब अभी तक हमें जितने भी बच्चे और उसके पापा के साथ सीन दिखाए गए थे वो केरला 1999 के हैं। प्रेजेंट टाइम में आध्या ने जो आवाज़ सुनी थी उसमें 2 बच्चे मांस के लिए झगड़ रहे थे। मांस को देखकर आध्या अपने पास्ट में चली जाती है और वो ऐसे ही मांस के साथ बचपन में खेल रही थी। तभी उसके पापा जो पुलिस में थे उससे वो मांस छीन लेते हैं और आद्या के पापा इसी मार्क्स पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। अब अभय के साथ आद्या अपने गांव केरला आ जाती है और घर पर आते ही स्टोर रूम से मास्क बाहर निकालती है और अभय को दिखाती है, जिसे देखकर अभय भी शॉक हो जाता है कि ये मास्क सेम उन्हीं बच्चों के पास था। आद्या अभय को बताती है कि इसी मास्क की इन्वेस्टिगेशन की वजह से मेरे पापा मारे गए। अब मास्क की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए वो अपने पापा के फ्रेंड के पास जाती है। तब वो बताते हैं कि 1999 में हमारे पुलिस स्टेशन में एक लड़की के गायब होने का केस आया था। जब हमने इन्वेस्टिगेशन की तब हमें पता चला कि आसपास के गांव से पिछले 3 साल से लगभग 40 औरतें गायब हैं, और हमने ये बात अपने सीनियर ऑफिसर्स को बताई। उन्होंने सभी जगह अनाउंस करा दिया कि रात में कोई भी औरत बाहर ना निकले। तभी एक लड़का और उसके पापा एक लड़की को किडनैप कर लेते हैं और उसे मारकर खा जाते हैं।
एक दिन आद्या के पापा की बाइक जंगल में खराब हो जाती है। वहीं पास में घर के बाहर वही आदमी बैठा था। जब आद्या के पापा उससे बात करते हैं तब वो बताता है कि वो लोकल का नहीं है, बस ऐसे ही जंगल में रहता है और जहाँ खाना मिलता है वहाँ खा लेता है और उसका नाम रेड्डी है। फिर आद्या के पापा वहाँ से पुलिस स्टेशन आ जाते हैं और वहाँ एक आदमी वही मास्क लेकर आया है। इस मास्क को फॉरेंसिक के लिए भेज देते हैं तो डॉक्टर बताता है कि इस मास्क पर 16-17 औरतों के ब्लड के सैंपल मिले हैं। डॉक्टर इन्हें एक बुक देता है जिसमें वही मास्क की फ़ोटो थी। अब इस बुक की लैंग्वेज दूसरी थी तो आद्या के पापा उस बुक के ऑथर से मिलते हैं जो बताता है कि 1857 में जब हमारा देश कब्जे में था तब हमारे लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत की थी। उस वजह से उन्होंने हमारे लोगों को जेल में डाल दिया था और ऐसे ही जेल में जगह नहीं रहती। वो लोग एक आइलैंड ढूंढते हैं जिसका नाम हडिम्बा था और यहाँ ऐसे ही लोगों को यहाँ छोड़ दिया जाता था और ये लोग इंसानों को खा जाते थे। अब 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो हडिम्बा आइलैंड पर कैदियों का आना बंद हो गया और यहाँ के जंगली इंसानों का भूखा रहना स्टार्ट हो गया था। 1979 में गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया जिसमें लोकल जमींदार पर टैक्स लगने लगा। तो इस टैक्स को बचाने के लिए जमींदार ने हडिम्बा आइलैंड पर पहुंचकर वहां के लोगों को मारना स्टार्ट कर दिया। अपनी जान बचाने के लिए जंगली लोग दूसरी जगह पहुंच गए। यहाँ एक गांव के पास उन्हें एक औरत दिखी जिसे देखकर उनकी भूख बढ़ गई और ये लोग उन्हें मारकर खा गए। इन्हें खाते हुए गांव के एक आदमी ने देख लिया और वहां से भागकर पूरे गांव वालों को बता दिया। गांव के लोग इन्हें पकड़कर पेड़ से बांधकर जिंदा जला देते हैं पर उनमें से एक बच जाता है और जंगल की तरफ भाग जाता है। अब आद्या के पापा समझ जाते हैं कि रेड्डी वही जंगली है जो बचकर वहां से भाग गया था और इसी ने औरतों को मारा है। तो आद्या के पापा पुलिस स्टेशन में कॉल करके बताते हैं और सबको रेड्डी के घर पहुंचने के लिए बोलते हैं। जब आद्या के पापा उसके घर पहुंचते हैं तो रेड्डी उन्हें मार देता है और वो उन्हें मारकर खाने लगता है। तो आद्या के पापा गन से रेड्डी को मार देते हैं और पुलिस वाले ये बात किसी को नहीं बताते क्योंकि लोगों में डर का माहौल ना हो जाए। अब अभय और आद्या भी बुक के ऑथर के पास जाते हैं जिससे उन्हें इस बारे में और डिटेल्स मिल पाएँ। ऑथर बताता है कि 1989 में रेड्डी इडुक्की गांव में गया था और वहां एक मटन की दुकान थी। ये वहीं बैठा रहता था तो मटन की दुकान का मालिक इसे काम पर रख लेता है। ये जंगली वहां मेहनत करके कमाने लगा और अच्छे से रहने लगा तो उसका मालिक उसकी शादी गाँव की एक लड़की से करवा देता है। अब शादी के बाद उसका एक बेटा हुआ। कुछ टाइम बाद उस आदमी की बीवी किसी बीमारी की वजह से मर जाती है जिससे वो आदमी बहुत टेंशन में रहने लगा था और उसकी नज़र भी कमज़ोर हो गई थी। डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसे कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी हो गई है। अब रेड्डी डिप्रेशन में रहने लगता है और अपने बेटे को लेकर जगह जगह घूमता रहता था। वो जहाँ भी जाता था वहाँ से औरतें गायब होने लगी थीं। यहाँ हमें पता चलता है कि रेड्डी का एक बेटा मिशनरी स्कूल में पढ़ता था और अपने पापा की मौत के बाद वो स्कूल से भाग गया था। अब यहाँ सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि बोया को होश आ जाता है और वो हॉस्पिटल से भाग गया था। बोया कुछ गुंडों को केरला में अभय को मारने के लिए भेजता है। अभय इन्हें एक एक करके खूब मारता है और मारकर भगा देता है। अब अभय किसी वजह से केरला से वापस हैदराबाद आ जाता है। अब हैदराबाद आकर अभय सीधे बोया के घर जाता है और उसको और उसके गुंडों को बहुत मारता है। दूसरी तरफ आद्या रेड्डी के बेटे के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने लगती है। वो उसी स्कूल में जाती है जहाँ रेड्डी का बेटा पढ़ता था। जब आद्या फाइल देखती है तब उसे रेड्डी के बेटे का नाम पता चलता है। उसका पूरा नाम जोसेफ थॉमस था और पहचान के लिए उसकी गर्दन पर काला निशान लिखा था। ये सब पढ़कर आद्या एकदम शॉक हो जाती है क्योंकि उसने ऐसे ही निशान अभय की गर्दन पर देखा था और उसके बचपन की तस्वीर भी रेड्डी के बेटे से मिलती थी। ये सब जानकर आद्या बहुत रोती है और हमें यहाँ पता चलता है कि रियल किडनैपर अभय ही है जो सभी लड़कियों को किडनैप कर रहा था। अब आद्या अभय के घर आती है जिसके बारे में अभय को पता चल जाता है। आद्या जब अभय का घर अच्छे से देखती है तो उसे एक सीक्रेट रूम मिल जाता है। आद्या उस रूम के अंदर जाती है और देखती है कि वहाँ बहुत सारे चाकू और हथियार रखे हैं। वहाँ किसी की बॉडी उल्टी लटकी थी और वो दिव्या थी। वहीं अभय आ जाता है तो आद्या उस पर गन तान देती है और पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो और तुम ही इस केस को डाइवर्ट कर रहे थे ताकि तुम खुद को बचा सको। तो अभय बताता है कि इस दुनिया में 800 करोड़ लोग 800 करोड़ जानवरों को खा लेते हैं क्योंकि वो अपने पेट की आग बुझा सके। हर शिकारी के पास खाली पेट होता है इसीलिए मैंने भी कुछ लोगों को मार दिया। ये सब सुनकर आद्या अभय पर बहुत गुस्सा करती है। अभय बताता है कि जब वो छोटा था
और उसकी माँ मर गई थी, तब वो कुछ भी नहीं खाता पीता था। उसके पापा कोशिश करते थे कि वो दूध पी ले, पर वो नहीं पीता था। एक दिन उसके पापा काम से वापस आते हैं तो उनकी उंगली में चोट लग गई थी और वह उनकी उंगली का खून पीने लगता है। उसके पापा समझ जाते हैं कि ये भी उन्हीं की तरह है, पर रेड्डी अपना खाना छोड़कर आम लोगों की तरह रहने लगा था। तभी उसकी बॉडी पर इतने सारे चेंजेस और कलर ब्लाइंडनेस की शिकायत हो गई थी। अब वो डिसाइड करता है कि ये फिर से शिकार करेगा और अपने बेटे की भूख मिटाएगा, और वो अपने बेटे को शिकार करने का तरीका बताता है। अभय ये सब बताते हुए तेज से चिल्लाने लगता है और आद्या पर अटैक कर देता है। आद्या मोबाइल का फ्लैश अभय की आंखों पर मारकर वहां से भागने की कोशिश करती है, पर अभय आद्या को पकड़ लेता है और उसके सामने उसे बातें याद आने लगती हैं जो उसने आद्या के साथ समय बिताया था। तो अभय आद्या को छोड़ देता है और पीछे हट जाता है, और अभय बताता है कि ट्रेनिंग के दौरान इसी वजह से आद्या से दूर हो गया था, ताकि कभी भी वो आद्या को नुकसान न पहुंचा सके। इस केस को सॉल्व करने के लिए उसी ने सारे सबूत छोड़े ताकि आद्या उस तक पहुंच सके। अब अभय पुलिस के आने से पहले आद्या से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे मार दे, ताकि वो किसी को नुकसान न पहुंचा सके और उसके अंदर का शैतान मर जाए। और हमें यहाँ बंदूक चलने की आवाज़ आती है। बस यही मूवी का एंड होता है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई मूवी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके, बाय बाय।